Welcome students and all the viewers. I am मोहम्मद रफ़ात ख़ान और you are watching my YouTube channel. हम जो है वो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो है हमारा जो लास्ट टॉपिक मैंने जो अपलोड किया था दैट वाज अबाउट टॉरॉइड. हम लोगों ने टॉरॉइड को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का. उससे पहले हम लोगों ने सोलेनॉइड को डिस्कस किया था. उससे पहले हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ, मतलब ये एक तरीके से एम्पियर्स लॉ की चेन थी. पहले आप लोगों ने एम्पियर्स लॉ पढ़ा, फिर आपने उसी को अप्लाई किया सोलेनॉइडल फील्ड के लिए, फिर आपने उसी एम्पियर्स लॉ को अप्लाई किया था टॉरॉइडल फील्ड के लिए. ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे ख़त्म हो गए थे और मैं ये समझता हूँ कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले टॉपिक का यानी कि पोर्शन का हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक नया पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना. वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है. स्टूडेंट्स को ये पूरा जो चैप्टर है ये थोड़ा सा तंग करता है, मतलब ये है कि समझने में थोड़ा सा मुश्किल है. सर समझ नहीं आ रही थी कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्या होते हैं, लेकिन मुश्किल बात नहीं है, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं. ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा बेसिक सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा लेंथी, कोई इसमें डेरिवेशन वगैरह या कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है. मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी. अच्छा, फ्लक्स का जिक्र मैं अपनी वीडियोज़ में पहले भी कर चुका हूँ और कहाँ किया था, जब हमने चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, याद करें, है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी सरफेस हो और उस पर्टिकुलर सरफेस का कोई भी एरिया हो और अगर उस एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करके जा रही होती हैं, लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई भी सरफेस हो और उस सरफेस में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करती हुई जा रही हो, क्रॉस करती हुई जा रही हो, तो आपने ऐसे प्रोसेस को कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि एरिया को पास करने वाला कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो अगर किसी सरफेस को, किसी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी तो ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो देखें, आज वाले टॉपिक में इलेक्ट्रिक की जगह पे मैग्नेटिक आ गया है, यानी कि ये है मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक चेंजिंग आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी. जी जनाब, डेफिनेशन एग्जैक्टली हर चीज सेम रहेगी, फॉर्मूला तक सेम रहेगा, मतलब हमारे पास कंडीशंस तक सेम रहेंगी, मैक्सिमम कब होता है, जीरो कब होता है. ये बिल्कुल वही टॉपिक है जो आपने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से पढ़ रखा है. बस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स था तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा. बाकी हर चीज सेम रहेगी, कॉन्सेप्ट भी सेम है इवन ना. अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी आपके पास पर्टिकुलर कोई भी एक सरफेस हो और उस सरफेस में से अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर पास करती हुई जा रही है, क्रॉस करती हुई जा रही है, तो आप ऐसे प्रोसेस को क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कह देते हैं. मतलब अगर आपके पास लेट्स सपोज मैं कह देता हूं ये हमारे पास एक कोई भी सरफेस है, ये डस्टर है, वैसे तो बड़ा थिक होता है, ये थिक है ना, लेकिन हम जिस सरफेस की बात करते हैं उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब बहुत माइनर सा होता है, उसकी थिकनेस तो ना होने के बराबर होती है. खैर, ये हमारे पास एक डस्टर का एक सरफेस एरिया है, इसमें से अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करती हुई जा रही हो, मतलब अगर मैं इसको रख दूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से इस सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, क्रॉस करती हुई जा रही होंगी, यहां से आ रही होगी, यहां से इसको पास करती हुई जा रही होगी. तो अगर इस डस्टर के सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हो तो मैं ऐसे प्रोसेस को क्या कह दूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कह दूंगा. तो जनाब, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का तो वही कॉन्सेप्ट हो गया जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था. तो मैं काम ही करता हूं, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through any surface is called magnetic flux. ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन आ गई और ये वही डेफिनेशन है जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी लिखी थी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वहां पर क्या था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो आज क्या हम पढ़ रहे हैं कि अगर किसी भी सरफेस में से, किसी भी सरफेस के एरिया में से अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हो, क्रॉस कर रही हो, तो हम ऐसे प्रोसेस को क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कह देते हैं. ठीक है. अच्छा, इस चीज को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एक डायग्राम बनाते हैं लाजमी. हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सरफेस एरिया मौजूद है, लेट्स सपोज ये आ गया हमारे पास कोई भी एक सरफेस एरिया. ठीक है. अच्छा, ये रखा हुआ कैसे, ये बेसिकली ऐसे रखा हुआ है, ये सरफेस एरिया है. अच्छा, मैंने आपको उसी दिन एक बात और बताई थी, रिपीट हो रही है. अगर आप लोगों ने मेरा वो लेक्चर पढ़ा हुआ है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, तो ये बातें मैंने वहां पर आपको सारी बताई थी
एरिया होता है, वो एरिया की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये देखिए जनाब, लेट सपोज मेरे पास कोई भी एक ये सरफेस मौजूद है, ये सरफेस मौजूद है, ठीक है, मैं इस सरफेस की बात कर लेता हूँ। अच्छा, अगर मैं इस सरफेस को ऐसे रखा हुआ हूँ तो मैं कहूँगा पर्टिकुलर ये सरफेस का एरिया है ना, ये एरिया, ये पूरा का पूरा, ये क्या कहलाएगा इसका, ये सरफेस एरिया कहलाएगा। अगर आपसे पूछी जाए, ये रिपीट कर रहा हूँ बात मैं, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस सरफेस की या एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है, तो आप कैसे बताते हैं? आप कहते हैं कि उस एरिया के परपेंडिकुलर इसकी एरिया की डायरेक्शन होती है। मतलब अगर मैं इस मार्कर को ऐसे रख दूं तो इसका मतलब ये इसकी एरिया की डायरेक्शन है। जैसे अभी फिलहाल ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो इसकी एरिया की डायरेक्शन कहां की तरफ है? ऊपर की तरफ है, ठीक है। मतलब उस सरफेस के, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अगर ये सरफेस, तो इसके एरिया की डायरेक्शन किस तरफ? इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। अगर मैं इस सरफेस को ऐसे रख दूं तो अब इस सरफेस की एरिया की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी? अगेन इसके परपेंडिकुलर इस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, परपेंडिकुलर इस तरफ। अगर मैं इस सरफेस को ऐसे रख दूं ऊपर से, अगर इसको चेक कर रहा हूं तो इसकी एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। तो इसका मतलब किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है उस एरिया की डायरेक्शन को हम ड्रॉ कर सकते हैं, और एरिया की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी? उसके परपेंडिकुलर, उसके नॉर्मल। अब लेट सपोज हमारे पास ये एक पर्टिकुलर एरिया है और इस एरिया को हमने ऐसे रखा हुआ है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इसकी एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है, तो आप कहेंगे अगर ये सरफेस है तो इसकी एरिया की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर। तो मैं यहां पर इसकी एरिया की डायरेक्शन को बना देता हूं। ये देखें, ये इसकी एरिया की डायरेक्शन आ गई, ठीक है, ये आ गई इसकी एरिया की डायरेक्शन। अच्छा, अब एक काम ही करते हैं, सरफेस आ गया, सरफेस का पर्टिकुलर एरिया आ गया, उस एरिया की डायरेक्शन भी आ गई। अब हमें ये चाहिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कि इस सरफेस को क्रॉस करती हुई जा रही हूं, तो वो भी बना देते हैं। भाई देखें, लेट सपोज हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं और ये इस सरफेस को पास करती हुई जा रही हैं। नजर आ रही हैं आपको? जी सर, नजर आ रही हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो अब आप नोट करें कि हमने पहले क्या बनाया था? हमने पहले सिर्फ एक सरफेस बनाया, उस सरफेस की एरिया की डायरेक्शन बनाई। अब उसी सरफेस में से आपको बहुत सारे वेक्टर्स क्रॉस होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे वेक्टर्स, और ये वेक्टर्स किसी और के वेक्टर्स नहीं है, बल्कि ये वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स को या लाइंस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब ये क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिर्फ इस वाले एरो को छोड़ दो, ये वाला जो एरो है ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी एरिया की डायरेक्शन। बाकी जितने भी एरोज हैं ये सारे के सारे आपको ये बता रहे हैं कि हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को पास कर रही है, तो मुझे यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब किसी भी सरफेस में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करती हुई जा रही है, तो ऐसे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जी जनाब, दो चीजें तो यहां पर आ गई। अब ये चेक करने जा रहे हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखो, दो चीजें तो इस डायग्राम में बनी हुई हैं, यानी कि दो पैरामीटर्स इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो वो जो कि पास कर रही है, एक तो वो जो कि क्रॉस हो रही है, और वो कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा वो जिसमें से क्रॉस हो रही है, और वो क्या है? सरफेस का एरिया। या आ गया एरिया। यानी कि ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करती है। समझ आ रहे हैं बात? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। अगर आप एरिया को बढ़ा दें, मतलब पहले छोटा एरिया था, अब आपने उसके बाद ज्यादा एरिया कर दिया, ज्यादा एरिया कर दोगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा लाइंस क्रॉस करेंगी, और जितनी ज्यादा लाइंस क्रॉस करेंगी फ्लक्स उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है इन दोनों फैक्टर्स पर डायरेक्टली, मतलब इन दोनों पर, मैग्नेटिक फील्ड पर और एरिया पर, दोनों पर। और एक और चीज पर डिपेंड करता है जनाब, और वो चीज पता है क्या है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल। एंगल बड़ा मैटर करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, पता है आपको? हाँ, पता होगा। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हुआ है तो आपको ये बात लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है। वही वाली कंडीशंस है सारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली, हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो तीसरी वो चीज जिस पर फ्लक्स डिपेंड करता है वो है बी और एरिया के दरमियान एंगल। क्या वो 0 डिग्री है, क्या वो 30 डिग्री है, क्या वो 45 डिग्रीज है, क्या वो 90 डिग्रीज है? तो इसका मतलब एंगल मैटर्स, एंगल मैटर करता है, और वो किसके दरमियान बनेगा? हमेशा बी और ए के दरमियान बनेगा, ठीक है। तो एक काम ही करते हैं, यहां पर इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द 3 फैक्टर्स। नंबर 1 क्या बताया मैंने? मैग्नेटिक फील्ड,
दूसरा क्या बताया मैंने आपको, एरिया, और तीसरा क्या बताया मैंने आपको, एंगल बिटवीन बी एंड ए। चलो इस पॉइंट को यहां पर लिख लेते हैं हम लोग। अब देखें, आपको एक चीज और समझाऊं मैं यहां पर कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। दोबारा ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पास वही एक सरफेस एरिया आ गया, मतलब एक सरफेस है और इस सरफेस का पर्टिकुलर एरिया है। एरिया को ड्रॉ करेंगे तो हमेशा नॉर्मल पे होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, अभी तो मैंने यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो बिल्कुल जो है वो एरिया के ऐसे पैरेलल क्रॉस करती हुई जा रही है ना, मतलब बी और ए मतलब सेम डायरेक्शन में। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम डायरेक्शन में हो। बी जो है वो ऐसे भी आ सकती है क्रॉस करते हुए, ये देखें, ये बी ऐसे भी आ सकती है क्रॉस करते हुए, लाइक दिस। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस करती हुई जा रही है ना, ऐसे भी तो चांस हो सकता है। तो अब एक काम ही करते हैं, इस वाली कंडीशन को नोट करते हैं, जब बी जो है वो एरिया के पैरेलल नहीं है, बल्कि जो बी है ये कोई ना कोई एंगल बना रही है, और एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं कि हम यहां पर ये जो एरिया का वेक्टर था और ये जो जा रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, इस बार ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। अब एक काम ही करते हैं कि हम यहां पर इस बी को रिजॉल्व करते हैं। हमें पता है कि हम जब भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो हमेशा दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक मिलता है उसका एक्स कंपोनेंट और एक मिलता है हमेशा वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट वाले को हम कहते हैं, जैसे अगर वेक्टर का नाम ए है तो आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक मिलेगा ए कॉस थीटा और एक मिलेगा ए साइन थीटा। ऐसी तरीके से अगर वेक्टर बी हो तो बी के भी तो आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक मिलेगा आपको बी कॉस थीटा और एक मिलेगा आपको बी साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस बी को रिजॉल्व करूं तो इस बी के आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक तो इसको कंपोनेंट मिलेगा आपको इसी एरिया वाले वेक्टर पर, यानी कि इस वेक्टर का, यानी कि बी का आपको मिलेगा एक्स कंपोनेंट, यानी कि बी को रिजॉल्व करो तो इसका एक्स कंपोनेंट किस पर आएगा, एरिया पर। तो देखें मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, बी का एक्स कंपोनेंट ये रहा, बी का एक्स कंपोनेंट ये रहा, और इसको हम कह देते हैं बी कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है कि एक्स कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस थीटा वाला होता है, और वाई कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन थीटा वाला। ये देखो ये वाई कंपोनेंट है, ये बी का ये वाई कंपोनेंट आ गया, बी साइन थीटा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इस बी के आपको दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, इस बी के आपको, बी यहां लिख देता हूं, बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब इस बी के, वेक्टर बी के आपको दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, एक इस बी का जो है वो एक्स कंपोनेंट नजर आ रहा है, यानी कि बी कॉस थीटा यू है, और इसी बी का आपको वाई कंपोनेंट नजर आ रहा है, और वाई कंपोनेंट इस तरफ है। मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों कंपोनेंट्स में से बी का वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि आपको सरफेस में से क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है। सरफेस यूं है सरफेस, मतलब ये वही वाली बात है, ये सरफेस यूं है। ठीक है, ये सरफेस ऐसे रखी हुई है, ये एरिया की डायरेक्शन ऐसे है। अब मुझे बताओ इस बी का, ये बी ऐसे है ना, ये बी ऐसे है किसी एंगल पर, इस बी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक बना हुआ है बी कॉस थीटा और एक बना हुआ है बी साइन थीटा। ये देखो ये बी कॉस थीटा बना हुआ है और ये बी साइन थीटा बना हुआ है। अब मुझे बताएं बी कॉस थीटा में से और बी साइन थीटा में से वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि इस सरफेस को क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब आप बोलेंगे सर ये वाला जो कंपोनेंट है ना बी कॉस थीटा, ये ऐसा फील हो रहा है कि सरफेस को क्रॉस कर रहा है, ये बकायदा सरफेस को क्रॉस करता हुआ आ रहा है, जबकि जो बी साइन थीटा वाला है ये इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है इसके पैरेलल, ऐसे ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों कंपोनेंट्स में से वो कंपोनेंट जो कि सरफेस को क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है, वो कौन सा कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा। इसका मतलब वेक्टर का, यानी कि बी का हमेशा वो कंपोनेंट जो कि सरफेस को पास करता है, क्रॉस करता है, वो हमेशा कौन सा होता है, बी कॉस थीटा होता है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में इस वाले कंपोनेंट का काम ही नहीं है, बी साइन थीटा का काम ही नहीं है, क्योंकि बी साइन थीटा वो कंपोनेंट है जो कि सरफेस को पास नहीं कर रहा बल्कि इसके पैरेलल ऐसे ही जा रहा है, इसके पैरेलल ऐसे ही जा रहा है, यानी कि इसको पास नहीं कर रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा। और फ्लक्स का काम क्या है, हम उन लाइंस को नोट करते हैं जो कि पास कर रही हूं, क्योंकि फ्लक्स बनता ही जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करती हूं। तो मुझे बताएं कि अब हमारे पास क्या, देखो एंगल की बात आ गई ना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एंगल पर भी डिपेंड करता है। ये देखो एंगल का फैक्टर आ गया कॉस थीटा। अब आप नोट करें कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑन विच मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड, कितने फैक्टर्स हैं जिन पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है। तो आप बोलेंगे कि दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, एक तो हमारे पास आ गया एरिया, ठीक है, एरिया है कितना, एरिया बढ़ा दो, लाइंस बढ़ जाएंगी क्रॉस करने वाली, फ्लक्स बढ़ जाएगा। एरिया कम कर दो, यानी कि उसमें से पास होने वाली लाइंस कम हो जाएंगी तो फ्लक्स कम हो जाएगा। दूसरा फैक्टर जिस पर डिपेंड कर रहा है वो ये है बी कॉस थीटा, यानी कि फील्ड का नहीं, मतलब सिर्फ फील्ड पे नहीं बल्कि फील्ड के एक्स कंपोनेंट पर, फील्ड के कॉस थीटा वाले कंपोनेंट पर फ्लक्स डिपेंड करता है, यानी कि बी कॉस थीटा पर डिपेंड करता है, इस पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अब हम यहां पर इस पॉइंट को लिखने जा रहे हैं कि क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, हाँ भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन
किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले नंबर 1 एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ, हाँ भाई, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्स कॉम्पोनेंट कहलाता है ना, कॉस थीटा वाला हमेशा एक्स कॉम्पोनेंट कहलाता है। एक्स कॉम्पोनेंट कह लो या पैरेलल कॉम्पोनेंट कह लो, चलो उसको यूं कह लो कि एरिया का पैरेलल वाला कॉम्पोनेंट उस पर डिपेंड करता है। तो पैरेलल कॉम्पोनेंट, पैरेलल कॉम्पोनेंट ऑफ बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स जिस पे डिपेंड करता है, वो कौन है? एरिया। एरिया नंबर 2 एरिया, ठीक है, यानी कि कैपिटल ए। इन दो फैक्टर्स पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। तो अगर इन दो फैक्टर्स पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता हो और डायरेक्टली करता हो, तो हम डायरेक्टली पता है फॉर्मूले को किस तरीके से लिखते हैं। ये देखें फॉर्मूलास कैसे बनता है। फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, फाई से, ये पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, हम हमेशा रिप्रेजेंट किससे करेंगे? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फाई है, ठीक है, फाई, थीटा नहीं है, ये फाई है। अच्छा, फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है? बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय ए, ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला। यानी कि फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, बी कॉस थीटा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा वाला कंपोनेंट, यानी कि इसके दो कंपोनेंट्स, एक एक्स वाला एक वाई वाला, लेकिन कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है? बी कॉस थीटा। तो देखो फॉर्मूले में बी कॉस थीटा आ गया, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया, तो दूसरा एरिया आ गया, यानी कि बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब एक काम ही करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, जिस तरीके से हमें फॉर्मूला गिवन होते हैं उस तरीके से लिखते हैं। तो देखो फाई फाई रहेगा इज इक्वल टू बी और ए को एक साथ कर देते हैं, एंगल वाले पोर्शन को सबसे एंड में कर देते हैं, यानी कि जो कॉस थीटा है उसको सबसे आखिर में लिखते हैं, और बी और ए को एक साथ करके लिख देते हैं। कैसे? बी ए एंड कॉस थीटा। ये बन गया मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। हमारे पास दो किस्म के फाई होते हैं, एक होता है ई वाला और एक होता है बी वाला। अगर फाई के साथ ई लगा हुआ हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और अगर फाई के साथ बी लगा हुआ हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स है। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम फाई के साथ बी लगा देंगे। नहीं भी लगा हो तो हमें फॉर्मूले से पता चल रहा है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आ रहा है? फॉर्मूले के अंदर बी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सिर्फ एक चेंज आ जाता है, बी की जगह पे ई आ जाता है बस। तो जहां बी है वहां ई लगा दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। जहां मैग्नेटिक लाइंस का जिक्र है वहां इलेक्ट्रिक लाइंस का जिक्र कर लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। आगे चलते हैं। हमें एक बात और पता है कि हमारे पास दो किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने वेक्टर्स वाले चैप्टर के अंदर। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इनके दूसरे नेम्स बताता हूं मैं आपको क्या। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इस डायग्राम को रब कर देता हूं, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना। इस डायग्राम को इसके साथ बना लें ताकि आपको ये बात ध्यान में रहे कि किस तरीके से इस पर डिपेंड कर रहा होता है ये। हाँ भाई, क्या बोल रहा हूं मैं आपको? हमारे पास दो किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और एक होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एंड साइन थीटा। जब हम साइन थीटा वाले प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं तो लाजमी है हम डिस्कस कर रहे हैं किसको? क्रॉस प्रोडक्ट को। और जब भी हम कॉस थीटा को डिस्कस करते हैं, यानी कि दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसमें कॉस फंक्शन मौजूद है, तो कॉस फंक्शन वाले प्रोडक्ट का मतलब होता है हमेशा वो डॉट प्रोडक्ट होता है। तो कॉस थीटा आता ही डॉट प्रोडक्ट में है और साइन थीटा आता ही क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बी ए कॉस थीटा लिखा हुआ है तो इस बात को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, और वो पता है क्या? आप कॉस थीटा रिमूव करो, कॉस थीटा रिमूव करो तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डॉट। तो यहां से देखो कॉस थीटा रिमूव करो तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। लेकिन अब क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको बी पर भी एरो लगाना पड़ेगा और ए पर भी एरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया डायरेक्शनल हो गई यहां पर, क्योंकि हम एरिया की डायरेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। समझ आई बात? तो ये बन गया हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। एक लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड फॉर्म में और एक लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में। यहां पर ये बी और ए वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए और यहां पर बी और ए मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे हुए। तो बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा, दीज आर द इक्वेशंस टू कैलकुलेट व्हाट? टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ आ रही है बात? समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो ये तो बन गया हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अब एक काम ही करते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की एक और डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। ऐसा है ना
कि अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें तो इसका मतलब आपका आंसर हमेशा किसके बराबर आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर आएगा। कितना अच्छा हो गया ये ना। तो एक काम ही करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की एक और डेफिनेशन लिख देते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज, हाँ भाई कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इट इज, इट मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ किस किस का? मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है, यह आ गई हमारे पास डेफिनेशन एक और किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? तो सबसे पहली डेफिनेशन में पता चल जाएगा, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, जो आपको कॉन्सेप्ट बता रही हो कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है कि है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। और ये इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। क्वालिटेटिव का मतलब जो कि फॉर्मूले को डिफाइन कर रही हो, जो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से निकली हुई डेफिनेशन हो, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव। तो देखो ये सीधी सीधी इसको डिफाइन कर रही है ना, कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां तक बात क्लियर हो गई, डेफिनेशन आ गई, कॉन्सेप्ट आ गया, डायग्राम आ गया, किस पे डिपेंड करता है वो सारी चीजें आ गई। अच्छा, रही बात थीटा की, तो थीटा को डिस्कस करते हैं बाद में। पहले हम यहां पर इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, एक चीज और, डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का हम जब भी निकालते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है? स्केलर। ये देखो तीनों में, इन दो पर मैंने एरो लगाया है, इस पर नहीं लगाया क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब हमेशा आंसर में स्केलर क्वांटिटी आती है, यही बात हमने पढ़ रखी है। तो अब देखिए यहां पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये बात हमें पता है, ऊपर लिखी हुई है, फिर भी लिख देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स is a scalar quantity। ठीक है, यह हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। देन इसकी हम SI यूनिट की बात करें अगर, तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, यूनिट्स हमेशा आते हैं फॉर्मूला से, तो चलो फॉर्मूले से यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं कि इसका यूनिट क्या बनना चाहिए। तो देखें जनाब, हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूले के अंदर सबसे पहला आ रहा है बी, और बी का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड का मैं आपको यूनिट बहुत पहले बता चुका हूं, जिसका यूनिट क्या था? टेस्ला। तो इसका मतलब इस बी की जगह पे इसका यूनिट आ जाएगा क्या? टेस्ला, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मल्टीप्लाई के अंदर कौन मौजूद है? एरिया, और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये बन गया इसका यूनिट। देन हमारे पास हमें एक बात और पता है कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो टेस्ला है, ये टेस्ला किसके बराबर होता है? हाँ भाई, टेस्ला किसका इक्विवेलेंट होता है? न्यूटन पर एम्पेयर मीटर का। ये टेस्ला इसके बराबर होता है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अब जहां पर टेस्ला आ रहा है, इस टेस्ला की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं? न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। और जाहिर सी बात है टेस्ला किसका यूनिट होता है? बी का। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला होता है F/Q × B। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से अगर आप डिराइव करना चाहें तो ये वाला यूनिट बन जाता है, और क्या बनता है? न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। तो मैं टी की जगह पे क्या पुट करने जा रहा हूं? न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, और मल्टीप्लाई के अंदर ऑलरेडी मीटर स्क्वायर मौजूद है, ऐसा है। तो अब आप देखें, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा हुआ है? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है, यहां पर लिख देते हैं टेस्ला तो बचा हुआ है, सॉरी टेस्ला तो हमने हटा दिया, इसकी जगह पे न्यूटन पर एम्पेयर मीटर आया था। न्यूटन बचा हुआ है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, यह हमारे पास इसका दूसरा यूनिट आ गया, किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का। सबसे पहला यूनिट क्या? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरा यूनिट क्या? डिराइव किया, थोड़ा सा डिराइव किया, तो दूसरा यूनिट क्या पता चला हमें? क्या बन रहा है? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। और तीसरा जो इनके इक्विवेलेंट होता है वो भी याद रखिएगा कि ये सब के सब बराबर होते हैं किसके? भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है यूनिट वेबर, WB वेबर। ये इनके यूनिट्स आ गए, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के ये 3 यूनिट्स हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। देखें, एक ये रहा टेस्ला मीटर स्क्वायर, एक ये रहा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, और एक ये रहा जिसको हम कहते हैं वेबर। These are the SI units of magnetic flux।
आगे चलते हैं। अच्छा, आगे जो हम चल रहे हैं उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं थीटा को। उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको? थीटा को। कि भाई यहां पर जो थीटा आ रहा है, थीटा का मतलब हमें पता है, ठीक है, ये एंगल होता है। ये एंगल किसके दरमियान होगा? तो आप बोलेंगे इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान होगा, बी और ए के। बी और ए के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? समझ रहे हैं बात को आप लोग? अच्छा, दूसरी बात, अब यहां पर ये थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है? हमें यहां पर दो कंडीशंस देखनी है फ्लक्स की। एक हम देखेंगे मैक्सिमम फ्लक्स और एक हम देखेंगे जीरो फ्लक्स, कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा और जीरो फ्लक्स कब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैक्सिमम फ्लक्स को। मैक्सिमम फ्लक्स, और ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स कौन सा वाला है भाई ये? या मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ रहे हैं तो पूरा लिखूं ना लिखूं, हम क्लियर है बात को ना। अच्छा, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? यानी कि आपको ये चेक कर लो कि फॉर्मूले के अंदर कौन सा फंक्शन मौजूद है। तो फंक्शन मौजूद है कॉस थीटा, और हमें एक बात पता है कि कॉस के दो एंगल्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक होता है 0 डिग्री, आंसर 1 आता है, और एक होता है 90 डिग्री जिसमें आंसर आता है 0। इसका मतलब इसको हम कहते हैं ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, और इसको हम कहते हैं ये 0 है, ये 0 है। अब देखो हेडिंग में क्या लिखा है मैंने, हम मैक्सिमम की डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैक्सिमम के लिए एंगल का 0 डिग्री होना लाजमी है। इसका मतलब आप कहेंगे कि अगर बी और ए आपस में सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन का मतलब इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री, जो कि इस वाली डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। ये देखो, इसी डायरेक्शन में एरिया है और इसी डायरेक्शन में बी आ रही है, बी क्रॉस कर रही है। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएं तो इसका मतलब एंगल 0 डिग्री, और अगर एंगल 0 डिग्री हो जाए तो 1 के बराबर, और 1 के बराबर हो जाए, इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। समझ आ रही है बात? तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे? इफ थीटा बिटवीन बी एंड ए इज 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मतलब दैट इज पैरेलल, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। सबसे पहली कंडीशन आ गई, ये आ गई सबसे पहली कंडीशन। ठीक है, अच्छा, अब इस बात को हम कैसे लिखेंगे कि भाई हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बराबर हो जाएगा बी ए कॉस 0 डिग्री के। अब हमें पता है कि कॉस 0 डिग्री जो है वो बराबर होता है 1 के, तो फाइनली फॉर्मूला क्या बचेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। ये हमारे पास आ गई मैक्सिमम फ्लक्स की इक्वेशन, जिसमें कॉस थीटा बराबर हो गया यानी कि 1 के। और यहां पर अगर आप इसकी डायग्राम बनाना चाहें, बल्कि इसकी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम फ्लक्स की डायग्राम आपके सामने ये बनी हुई है। चलो एक खामी करते हैं, इसको बना देते हैं, क्या इशू होएगा। ये देखें, हमारे पास ये रहा कोई भी एक सरफेस, इस सरफेस में से लाइंस पास कर रही हैं, सॉरी ये एरिया आ गया, और इसमें से लाइंस ऐसे पास करती हुई जा रही हैं, ये पास करती हुई जा रही हैं। अब आप नोट करें कि लाइंस का और एरिया का आपस में रिलेशन क्या आ रहा है? ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल हैं। तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स हो रहा होगा वो कौन सा हो रहा होगा? मैक्सिमम फ्लक्स। इस वाली कंडीशन में मैक्सिमम फ्लक्स है। देन अगर हम जीरो फ्लक्स की तरफ जाना चाहें तो मैं हेडिंग लिखूंगा जीरो फ्लक्स, ऐसा है, जीरो फ्लक्स। और जाहिर सी बात है, जीरो की अगर मैं बात करूं तो दोबारा वही चेक करूंगा कि फॉर्मूले के अंदर फंक्शन कौन सा आ रहा है। तो फंक्शन हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है कॉस थीटा। तो मुझे ये चेक करना होगा कि कॉस थीटा कौन सा एंगल पर जीरो होता है। तो वो हमें पता है किस एंगल पर जीरो होता है, 90 डिग्री पर जीरो होता है। तो आप ये कहेंगे कि अगर बी की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तो इस कंडीशन में फ्लक्स नहीं होता, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। जीरो को जिससे मल्टीप्लाई करोगे सारे जीरो हो जाएंगे। तो अब जनाब यहां पर आप क्या लिखने जा रहे हैं? इफ थीटा between B and A is 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। और परपेंडिकुलर के लिए हम यहां पर इसको बना देते हैं। लेट सपोज इस बार हम सरफेस को ऐसे रख देते हैं, इस तरीके से रख देते हैं। मतलब यहां पर देखें, ये जो सरफेस है ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो इसकी एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है। अगर मैं सरफेस को ऐसे रख दूं या ऐसे रख दूं तो इसकी एरिया की डायरेक्शन कहां हो जाएगी? इस बार ऊपर की तरफ हो जाएगी। ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो एरिया की डायरेक्शन कहां? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ का मतलब क्या हो जाएगा कि ये आ गई इसकी एरिया की डायरेक्शन। और अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आप बनाना चाहें तो ये देखें, ये लाइंस आ रही हैं और ये ऐसे जा रही हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रही हैं और ये ऐसे जा रही हैं।
इसका मतलब पता है क्या है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस के, ये देखें मैं आपको दिखाऊं, सरफेस जो आपको शुरू से दिखाता आ रहा हूं मैं, ये सरफेस ऐसे रखा हुआ इस बार ना, तो एरिया की डायरेक्शन ऊपर हो गई। अब ये लाइंस ऑफ फोर्स ये ऐसे आ रही हैं, ये ऐसे जा रही हैं, ऐसे जाने का मतलब ये एस के पैरेलल होती भी जा रही हैं, लेकिन इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही, पास नहीं कर रही है, मतलब इसके पैरेलल ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, बस लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, मतलब इस सरफेस में से एक भी लाइन ऐसे को क्रॉस करती हुई नहीं जा रही, पास करती हुई नहीं जा रही। तो ये क्यों नहीं कर रही पास? क्योंकि एरिया की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो अगर एरिया की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन आपस में क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए, तो इस कंडीशन में फ्लक्स नहीं होता, क्योंकि फील्ड लाइंस उस सरफेस को पास नहीं कर रही होती हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? जी जनाब, फॉर्मूले के अंदर आप बोलेंगे फाई बी इज इक्वल टू बी ए, और कॉस के साथ एंगल क्या पुट कर देंगे? 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर 90 है, एरिया ऊपर की तरफ है और फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं आपस में परपेंडिकुलर, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसको हम कह देते हैं जीरो फ्लक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। दो चीजें डिस्कस करनी है हमें, एक मैग्नेटिक फ्लक्स और दूसरा फ्लक्स डेंसिटी। अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्या बताया? मैग्नेटिक फ्लक्स, कि किसी भी सरफेस में से लाइंस का पास होना, क्रॉस करना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? कब मैक्सिमम होता है, कब जीरो होता है, इसका यूनिट क्या होता है, स्केलर है या वेक्टर है, ये सारी चीजें अभी तक हम लोग इस डिस्कशन तक कर चुके हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? फ्लक्स डेंसिटी की तरफ। जब तक आप इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को नोट कर लें। मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है इसी आज की वीडियो का, वो है फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि उसको कंप्लीटली आप यूं कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, हम डेंसिटी की जब भी बात करते हैं, जैसे कि अगर लेट सपोज हम कहते हैं मास डेंसिटी, तो आप क्या कहते हैं? मास पर यूनिट एरिया। जैसे अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, आपसे कहा जा रहा है कि अभी मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो आप ये कहते हैं कि मास पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मास डेंसिटी, है ना? बस ऐसे करके लिख देते हैं डायरेक्टली, मास पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मास डेंसिटी। आपसे कहा जा रहा है कि आप ये बताएं चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज, तो आप कहते हैं कि चार्ज को यूनिट एरिया से डिवाइड कर दो, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। अच्छा, आपसे पूछा जाता है बताओ करंट डेंसिटी कितनी है, करंट, तो आप ये कहते हैं कि आप करंट को यानी कि आई को पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा करंट डेंसिटी, है ना? तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि आप जिस डेंसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, उसका यूनिट एरिया, उसका पर यूनिट एरिया, मतलब वो कितने यूनिट एरिया में कितना मौजूद है, इसका मतलब डेंसिटी ही होती है। तो मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा? फ्लक्स पर यूनिट एरिया, खत्म बात। तो फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या कि हमारे पास अगर यूनिट एरिया हो, उस यूनिट एरिया में से फ्लक्स कितना हो रहा है, इसको हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। और कंप्लीटली क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो जनाब पहले काम ही करते हैं, जो इसकी अपनी डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट के मुताबिक, उस डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। सो फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, यह हमारे पास आ गया फ्लक्स डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, अब एक काम ही करते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। भाई अगर मैं कह रहा हूं मास डेंसिटी यानी कि m/a, अगर मैं कह रहा हूं चार्ज डेंसिटी इसका मतलब q/a, तो अगर मैं कह रहा हूं फ्लक्स डेंसिटी तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स अपॉन a, है ना? तो इसको इसी को तो रीड करेंगे ना कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। अब एक काम ही करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसका सिंबल क्या होना चाहिए, फ्लक्स पर यूनिट एरिया का यानी कि फ्लक्स डेंसिटी का सिंबल क्या होना चाहिए, इसको डिसाइड करते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में हमने एक बात पढ़ी कि B मल्टीप्लाई बाय A ये किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के, है ना? कि फ्लक्स किसके बराबर होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ B एंड A। B और A को मल्टीप्लाई करोगे तो फ्लक्स आ जाएगा। अब एक काम ही करते हैं 2 मिनट के लिए, ये जो A है जो मल्टीप्लाई कर रहा है B के साथ, इसको अगर मैं डिवाइड में भेज दूं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो देखें क्या बन रहा है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया कहीं से नहीं आया, इसी फ्लक्स के फॉर्मूले से आ रहा है। फ्लक्स पर यूनिट एरिया यानी कि जब भी इस रेशियो की बात करेंगे तो हमेशा किसके बराबर होगा? B के बराबर होगा। और हम अभी तक B को क्या बोलते थे? हम B को बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन।
आज हमारे पास बी का एक नाम और आ गया। इस बी को हम पता है क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि बी किसके बराबर आ रहा है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया के। तो इसका मतलब हमें सिंबल मिल चुका है कि इस फ्लक्स पर यूनिट एरिया का यानी कि फ्लक्स डेंसिटी का सिंबल क्या होना चाहिए। तो इसका डेंसिटी का डी सिंबल नहीं होगा, रो सिंबल नहीं होगा, इसका यहां पर सिंबल क्या बनेगा, बी, क्योंकि ये बी के बराबर आ रहा है। सो फ्लक्स पर यूनिट एरिया यानी कि फ्लक्स डेंसिटी का सिंबल बी, यानी कि इस बी का मैग्नेटिक फील्ड भी नाम है, इस बी का मैग्नेटिक इंडक्शन भी नाम है, और इसी बी का फ्लक्स डेंसिटी भी नाम है। तो हमें काम ही करते हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया को सिंबल दे देते हैं किसका, बी का। तो जनाब यहां पर इस वाले फॉर्मूले के अंदर, इस वाले फॉर्मूले में टॉपिक के अंदर इस बी को हम मैग्नेटिक फील्ड कम कहते हैं और इस बी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी। दिस बी इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। तो यहां पर बी का मतलब ही फ्लक्स डेंसिटी है। मैं यहां पर बकायदा लिख देता हूं, इधर जो बी आ रहा है इसका मतलब क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। यही बी इसका नाम है, फ्लक्स डेंसिटी। अब एक काम ही करते हैं, फॉर्मूला बन चुका है, इसके यूनिट की बात करते हैं। तो जनाब हमारे पास अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या बनना चाहिए, एस आई, यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा पहले तो आप सोचें कि फ्लक्स डेंसिटी के हमने और क्या यूनिट पढ़े हुए हैं। भाई फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, बी के बारे में बात कर रहा हूं ना, तो बी के हमने और यूनिट क्या पढ़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई कि बी का एक तो यूनिट होता है टेस्ला, ऐसा है। तो यानी कि फ्लक्स डेंसिटी का एक यूनिट टेस्ला ऑलरेडी है, यानी कि बी का हम फ्लक्स डेंसिटी कह लें, इसका मतलब हम बी की ही बात कर रहे हैं, इसका कोई अलग से सिंबल नहीं है। अच्छा हमने बी का एक और यूनिट पढ़ा, वो क्या, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, है ना, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यही हमने थोड़ी देर पहले यहां पर लिखा था। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर क्योंकि बी का यूनिट है, तो मैं कहूंगा फ्लक्स डेंसिटी का भी न्यूटन पर एम्पियर मीटर यूनिट होता है। अब एक बी का एक और यूनिट फाइंड करते हैं और वो इस वाले फॉर्मूले से आएगा। और आपको पता है इस बी का यूनिट क्या बनना चाहिए फॉर्मूले के मुताबिक। तो जनाब इसका यूनिट थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, वेबर। तो वेबर का सिंबल क्या लिखा था मैंने नीचे, डब्ल्यू बी अपॉन एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो जनाब क्या बना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये बन गया फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वेबर हमारा बनता कैसे है, वेबर से पहला कौन सा यूनिट था, वेबर से पहले कौन सा यूनिट था, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो क्या बनेगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर वेबर के बराबर होता है और अपॉन में ऑलरेडी कौन है, मीटर स्क्वायर। तो आप नोट करें, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, दोबारा क्या बच जाएगा, हाँ जनाब प्रूव हो गया, टी मतलब क्या होता है, टेस्ला। प्रूव हो गया कि बी का यूनिट तो टेस्ला था, तो इसका मतलब ये जो फ्लक्स डेंसिटी है ये भी बी ही है। तो इस बी के हमारे पास 2-3 यूनिट्स हो गए। एक तो यूनिट हो गया टेस्ला, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट टेस्ला भी होता है। कि अगर आपको फ्लक्स डेंसिटी का भी गिवन हो तो वो टेस्ला में हो सकती है। कंफ्यूज मत होइएगा यार, टेस्ला तो हमने बी का यूनिट पढ़ा था, तो ये फ्लक्स डेंसिटी को टेस्ला क्यों कह रहा है, क्योंकि बी ही फ्लक्स डेंसिटी के बराबर है, यानी कि बी ही फ्लक्स डेंसिटी खुद है, ये लिखा हुआ है मैंने यहां पर। तो इसका यूनिट टेस्ला भी होता है, इसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, और इसका ही यूनिट हमने अभी थोड़ी देर पहले एक और पढ़ा, क्या पढ़ा था, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो देंगे 3 यूनिट्स हो गए, एक ये रहा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एक ये रहा टेस्ला, और एक ये रहा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये जो मैंने बॉक्सेस में यूनिट्स लिखे हैं ये किसके यूनिट्स हैं, ये फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट्स हैं। इन्हीं को कहेंगे कि ये फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट्स भी हैं, और इन्हीं को हम कहेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स भी हैं, या इन्हीं को हम कहेंगे कि मैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट्स भी हैं। ठीक है, तो फ्लक्स का यूनिट अलग है और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। यानी कि अगर सिर्फ मैं फ्लक्स की बात करूं, सिर्फ फ्लक्स की, तो फ्लक्स का यूनिट क्या बनेगा, वेबर, वेबर ओनली। और अगर इसी वेबर को डिवाइड कर दोगे पर मीटर स्क्वायर से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, अच्छा मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी आपको क्लियर होगा, मैं मतलब समझता हूँ कि 70, 80, 90% आपको क्लियर होगा, क्योंकि हम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ चुके हैं, सारी वही बातें रिपीट हुई हैं। बस एक नई चीज़ थी आज, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, बस तो वही रिपीट हुई है बात। तो इसमें कोई नई बात नहीं थी, छोटा सा टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था, कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ा, मैथमेटिकली भी पढ़ा, जो भी चीज़ें लिख सकते थे, डेरिवेशन तो इसमें थी नहीं, ना होने के बराबर। हाँ इसका फॉर्मूला था, इक्वेशन थी, इसकी डेफिनेशन थी, इसके यूनिट्स को पढ़ लिया, मैक्सिमम जीरो की कंडीशन को पढ़ लिया, और उसके बाद फाइनली फ्लक्स डेंसिटी को हमने डिस्कस कर लिया कि हाँ भाई फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, यानी कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। यहां तक बात क्लियर है। तो वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया पोर्शन हमारा होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
मज़ा आने वाला है आगे वाले टॉपिक्स के अंदर, है ना, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में टोटली काम फ्लक्स का है। तो अगर आपको फ्लक्स पता होगा तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी समझ आएगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।